स्टूडेंट्स, आज रियल नंबर्स का लेक्चर 3 है और पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशंस किस तरह से हम प्रूव करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को। ठीक है, आज एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, prove that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो या तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा और नहीं तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, याद कीजिए पीछे के कंसेप्ट्स। पॉजिटिव इंटीजर को किस तरह से माना जाता है, तो चलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम उसको a मान लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड अब यहां b के बारे में सवाल आता है, भाई b इक्वल टू आप क्या मानोगे। तो देखिए क्यूब है ना, क्यूब। तो सोचिए कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका क्यूब 9 से डिविजिबल हो, है ना। यहाँ पे b के जगह पे 9 है, आप देख सकते हो, तो 9 से डिविजिबल हो। देखिए अगर 1 लेते हैं, सॉरी 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 आता है, जो कि डिविजिबल नहीं है। 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब 27, वो डिविजिबल है 9 से, तो b इक्वल टू 3 हम ले सकते हैं, है ना। 4 नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, फिर 8 भी नहीं ले सकते, 9 फिर ले सकते हैं। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81, 243। लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम छोटा से छोटा नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो b इक्वल टू 3 ले लेंगे। नाउ बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b के जगह में 3 प्लस r। ठीक, तो r का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 के इक्वल या उससे बड़ा, बट लेस देन b, यानी कि यहां पे हो जाएगा लेस देन 3। तो इसका मतलब a क्या क्या हो सकता है ना, r का वैल्यू, है ना। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक, तो जब r के जगह में 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q मिलेगा, r के जगह में 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 मिलेगा, और जब r के जगह पर 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है, a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a 3 तरह का हो सकता है। ठीक, तो अब हमें इसका क्यूब दिखाना है कि ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा। तो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल टू 3q। ठीक है, तब हम दिखाएंगे कि जब a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27q। ठीक है, क्या ये 9 से डिविजिबल है, यस। तो हम 9 इसका अलग कर देंगे और 3q का क्यूब अलग कर देंगे इसको हम लोग। ठीक है, अब इस 3q क्यूब के बजाय हम लिख देंगे 9m, है ना, यानी 3q का क्यूब को हम m से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q। तो हमने दिखा दिया कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म का है। अब ये वाला केस ले लेते हैं हम लोग, केस 2, when a equal to 3q plus
1 होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब लेना पड़ेगा, 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया ये। तो a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। ठीक, इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a इंटू ए स्क्वायर b प्लस 3a और b इंटू बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम नीचे वाले का यूज करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए a क्यूब यानी कि 27 क्यूब लिखेंगे प्लस b क्यूब, b के जगह में 1 है तो 1 का क्यूब लिखेंगे प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह में 3q है तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, है ना। ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी के जगह में 1 प्लस 3a बी स्क्वायर, ए के जगह में 3q और b के जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर, वो हो गया। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 27q का क्यूब है। नेक्स्ट हम ये वाला टर्म लिखेंगे 9 3 जा 27q स्क्वायर। फिर हम ये वाला टर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 9q प्लस लास्ट में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं हम। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये 9 क्यू बचेगा यहाँ पे। ठीक 9 बाहर ले चुके हैं, क्यू बचेगा प्लस 1। अब ये जो टोटल फैक्टर है इसको हम m से दिखा देते हैं। तो ये बन गया 9m प्लस 1, है ना, 9m प्लस 1। ठीक है, 9m प्लस 1 के फॉर्मेट का हो गया इस तरीके का। वेयर m इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये वाला कंप्लीट फैक्टर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, नेक्स्ट केस थर्ड देखते हैं हम लोग। केस थर्ड, ठीक है, इसमें हम a इक्वल टू ये वाला केस लेके चलेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब a का क्यूब करना है हमें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो a का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब मैं सीधे इसका एक्सपेंशन लिख देता हूं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो 27q का क्यूब प्लस a क्यूब लिख दिया हमने। अब ये वाला टर्म लिखते हैं 3a स्क्वायर b। तो 3a स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 3ab स्क्वायर। तो 3a के जगह में 3q है तो 3 3 जा 9q प्लस 2 2 जा 4 तो 36q और b क्यूब, ये b क्यूब मैं लास्ट में लिखता हूं, b के जगह में 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए ये तीनों टर्म में से 9 कॉमन लिया जा सकता है। तो जब हम तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब इक्वल टू, अगर हम 9 कॉमन ले लें सभी टर्म में से तो यहां मिलेगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, 9 4 जा 36 प्लस यहाँ पे 8 मिलेगा। अब ये जो टोटल फैक्टर है इसको हम m से दिखा देते हैं। तो हो गया 9m प्लस 8 है तो प्लस 8। ठीक, तो
हमने क्या देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, ए को हमने माना था पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जब हम करते हैं, ठीक है, केस 1 में भी, केस 2 में भी और केस 3 में भी जब क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 9m का फॉर्मेट, जो कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, फिर 9m+1 का फॉर्मेट जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, और फिर 9m+8 का फॉर्मेट कि यहां पे आपको दिख रहा है ना। यहां लिख देंगे हम लोग वेयर m इक्वल टू ये वाला फैक्टर लिख देंगे, ठीक है, यहां लिख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक। तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का, फिर हम इस पे बात करते हैं। एवरी composite number, every composite number can be expressed as the product of integral powers of prime numbers uniquely, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है, क्या कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को, है ना, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल पावर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम दो चीज जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ठीक है, यानी कि जो खुद से कट सकता हो और 1 से कट सकता हो, है ना, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा हो गया? विच हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, है ना। एग्जाम्पल जैसे 2 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है खाली, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 3 भी देखिए, ये 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, ठीक। 4 नहीं हो सकता प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि 4 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 4 से भी, तो इसके 4 फैक्टर हो गए 4 के, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। 5 प्राइम नंबर है। 6 भी नहीं होगा प्राइम नंबर। क्यों नहीं होगा 6 प्राइम नंबर? क्योंकि 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, यानी कि 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो ये 4 नंबरों से डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता।
प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता हो। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, ये प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स को शॉर्ट में सिर्फ प्राइम्स भी कहा जाता है, ओनली प्राइम्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ये कौन से नंबर्स होते हैं? तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, ये कह सकते हैं द नंबर्स विच हैज मोर देन 2, दो से ज्यादा, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा अलग अलग फैक्टर हों, है ना। एग्जाम्पल, है ना, कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 6, 4 क्यों? क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 4 से भी, तो इसके 3 अलग अलग फैक्टर हो गए, तो 2 से ज्यादा हो गया फैक्टर। 6 भी है, उसके बाद 8 भी है, 9 भी है ना, 12 भी है, ये सारे नंबर क्या हो गए? 10 भी है, सॉरी 10, 12, 14, 15, ये सब कंपोजिट नंबर्स हो गए क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब हम थ्योरम को बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के इंटीग्रल पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 4। ठीक है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, याद रखना। ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, कई लोग 1 के बारे में कंफ्यूज होते हैं कि 1 क्या है, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है 1। ठीक, चलिए, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू 2, जो कि क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, प्राइम्स का प्रोडक्ट हो गया, चूंकि 2 प्राइम है और ये 2 भी प्राइम है, तो इसका इंटीग्रल पावर, है ना, इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स के इंटीग्रल पावर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिकली, यानी कि एक ही तरीके से ऐसा हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम 6 की बात करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3। ठीक है, हाँ, कोई इसे ऐसा भी लिख सकता है 3 इंटू 2, लेकिन ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और इनका भी पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1, और इसका भी पावर कितना है? 1। तो क्या हमने कंपोजिट को प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया क्या? यस, ऐसा हम कर सकते हैं, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें अगला कौन सा हमारे पास? 8, अगला कंपोजिट नंबर 8 है, तो इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार क्या कर सकते हैं? प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, सबके सब प्राइम नंबर होने चाहिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 9 की, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, मतलब स्क्वायर ऑफ 3। अब हम लेते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, कुछ नहीं है तो दोनों का पावर 1 इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है 5 इंटू 2, पर ध्यान रहे सबके सब क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक, और 12, अगर इसको कोई लिख देता है 3 इंटू 4, तो क्या उसने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अप्लाई किया है? तो नहीं अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 लिख दिया जो कि एक कंपोजिट नंबर है ना। तो कंपोजिट को इस तरह से फैक्टराइज करो कि खाली आपको प्राइम नंबर ही दिखने चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत फैक्टराइजेशन हो गया। तब हम क्या करेंगे? 4 ना लिख करके 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब सारे के सारे नंबर जो यहाँ दिख रहे हैं सबके सब प्राइम नंबर है।
तो 3 का पावर कितना हो गया 1 और 2 2 बार आया है तो 2 का, ठीक है। इसी तरह हम एक थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं 48, ठीक। 48 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, है ना। इसका एक तरीका है, जब बड़ा बड़ा नंबर आने लगे तो आप इस तरह से कर लेना, सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करना, तो आएगा यहाँ पे 24, जब तक डिवाइड होता रहे डिवाइड करते रहना है। ये देखिए, तो 2 कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स, तो सीधा लिखेंगे हम इसको 2 का पावर 4 और 3, ठीक है। चलिए इसी तरह अगर हमारे पास मिलता है 600, बोलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो क्या करेंगे 600 लिखेंगे, पहले सबसे छोटा 3 से ट्राई करेंगे 300, फिर 2 से ट्राई करेंगे 150, फिर छोटा प्राइम नंबर 2 से ट्राई करेंगे 75, फिर 3 से तो 25, फिर 5 से, तो 2 कितना टाइम्स आया 3 टाइम्स आया, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे 3 कितना टाइम्स आया 1 टाइम आया, और 5 कितना टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, ठीक। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि कहता है कि हम कंपोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी यूनिकली, यानी कि और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको लिखने का, अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो आप, 5 स्क्वायर पहले लिख सकते हो, 3 बाद में, 2 उसके बाद में, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज कहां कहां पे है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के कई यूज हैं, जिसमें से एक यूज है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, ठीक है। और इसके अलावा भी यूज है, आगे देखेंगे हम लोग। तो सवाल है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 48 एंड 28। एक तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में सीखे थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज करके हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है उन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कहने का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को उस पर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे 48 जो कि एक कंपोजिट नंबर है ना, इसको हम प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सबसे पहले। तो 48 को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, आपको बताया हूं मैं अभी, 24, फिर 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का पावर आया 4 और 3 का पावर 1, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 28 है, इसको भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आने वाला है 2 का पावर 2 इंटू 7, देख सकते हो 2 2 जा 4 4 7 जा 28। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, किसका किसका 48 और, तो एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे। ध्यान दीजिए, ये सी और एफ का मतलब, सी मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो फैक्टर यहां भी हो और यहां भी हो, तो यहां 2 है और यहां 2 है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। यहां 3 है लेकिन यहां नहीं है, यहां 7 है लेकिन यहां नहीं है, तो इसलिए 3 और 7 हम नहीं लेंगे, ठीक। तो कॉमन फैक्टर ले लिया, और इसका हम लोवेस्ट पावर लेंगे, है ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ एच का मतलब हाईएस्ट मत समझना, हालांकि मीनिंग यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब एचसीएफ निकालना हो तो आप लोवेस्ट पावर लोगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस फैक्टर का पावर 4 है और इसका 2 है, तो लोवेस्ट वाला लेंगे, तो 2 2 जा 4, इसका मतलब एचसीएफ आ गया 48 और 28 का 4। अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो जब हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी फैक्टर को एक एक बार लिखेंगे। देखिए हमें 3 तरह का फैक्टर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक। तो सभी फैक्टर को एक ही बार लिखेंगे, तो 2 3 7,
और इसका हाईएस्ट पावर लेंगे। हालांकि होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एल का मतलब लोवेस्ट, लेकिन लोवेस्ट जब एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हो तब हम लोवेस्ट नहीं लेंगे बल्कि हाईएस्ट लेंगे, जस्ट उल्टा। ठीक, तो इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 का। तो देखिए 2 का दो जगह पावर, एक जगह 2 एक जगह 4, तो हम हाईएस्ट वाला लेंगे। 3 का 1 है तो 1 ही रहेगा, 7 का कुछ नहीं तो 1 है 1, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 16 इंटू 3 इंटू 7, 16 3 जा 48 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो 7 8 जा 56, कैरिंग इज 5, 7 4 जा 28 एंड 5 33, 336 आ गया इनका एलसीएम। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमें 25 का, 2520 का एंड 54 का। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। कौन से नंबर का? 25 का पहले कर लेते हैं। तो 25 का क्या आएगा? 5 इंटू 5 2 टाइम्स, तो 5 का पावर 2। चलिए नेक्स्ट है 2520। ठीक है, तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जब भी बड़ा नंबर आए तो आप इस तरीके से फैक्टराइज कर लीजिएगा। 2 से आएगा 1260, नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे 630, नेक्स्ट फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 300, सॉरी फिर 2 से तो 315, नेक्स्ट 3 से करेंगे हम लोग तो आएगा 105, फिर 3 से तो 35, फिर 5 से तो 7। इसका मतलब 2 कितना बार आया? 1 2 3, तो 2 का पावर 3, 3 कितना टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, तो 3 का पावर 2, 5 1 टाइम आया है, 7 भी 1 टाइम आया है। नेक्स्ट है हमारे पास 54। 54 का भी जब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें मिलने वाला है 2 इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 25, 2520 एंड 54। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ क्या बताया आपको मैंने? कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक, तो यहाँ कहीं कॉमन फैक्टर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ नहीं है। 2 की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। 3 यहाँ और यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों जगह दिखाई दे। तो जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ समझ लेना 1 होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। एलसीएम 25 का, 2520 का और 54 का। एलसीएम में क्या बताया? सारे फैक्टर को एक एक बार लिखो। तो 2 इसको भी एक ही बार लिखेंगे, 3 इसको भी एक ही बार लिखेंगे, कहीं से भी, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी एक बार लिखना है। 5 2 जगह है, एक बार लिखेंगे। 7, अब इनका हाईएस्ट पावर, जैसे 2 2 जगह है तो दोनों जगह में से हाईएस्ट पावर यहां है तो ये लिख देंगे। 3 भी 2 जगह है, हाईएस्ट पावर यहां है। ठीक, 5 2 जगह है बट हाईएस्ट पावर यहां है, और 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक, और यहां पे एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 37,800। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन और हम देखते हैं। If
इक्वल टू एक्स क्यू वाई जेड एंड बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, then find HCF and LCM of A and B। ठीक, ए और बी का HCF और LCM निकालना है। ए इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटू वाई इंटू जेड और बी इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, भले अलग टाइप का क्वेश्चन है, या नंबर नहीं है, नंबर के बजाय एक्स वाई जेड है तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत आसानी से निकलेगा। HCF ए और बी का कॉमन फैक्टर लेंगे तो एक्स एक्स और वाई वाई दोनों जगह दिख रहा है, तो एक्स एक बार लिखेंगे, वाई एक बार लिखेंगे। अब HCF है तो लोवेस्ट पावर लेंगे, तो लोवेस्ट पावर 3 है एक्स के लिए और वाई के लिए सॉरी एक्स के लिए लोवेस्ट पावर 1 है और y के लिए लोवेस्ट पावर भी 1 है, तो HCF हो गया XY। अगर LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी फैक्टर को एक एक बार लिखेंगे, तो x दिख रहा है हमें दोनों जगह, y भी दिख रहा है दोनों जगह, z दोनों जगह नहीं है, एक ही जगह है, तो उसको भी ले लेंगे हम लोग, क्योंकि सभी फैक्टर को एक एक बार लिखना है ना। और LCM निकाल रहे हैं तो LCM, L मतलब लोवेस्ट, लेकिन इसका उल्टा करना है, हाईएस्ट लेना है। तो x का हाईएस्ट कितना है 3, y का हाईएस्ट कितना है 2, z का हाईएस्ट, z तो एक ही जगह पे है तो जो है वही हाईएस्ट है, तो इसका मतलब हो गया एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड, आ गया एलसीएम। तो इस तरह के सवालों को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा मैथमेटिक्स का वीडियो मैं स्लोली अपलोड कर रहा हूं क्योंकि साइंस को थोड़ा हमें फास्ट भगाना है, उसके बाद फिर हम मैथमेटिक्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि हम साइंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। थैंक यू।